नमस्कार प्यारे भाइयों। तो आज हम रेलवे की बहुत ही बेहतरीन साइंस की क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट अभी 2026 के क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से आपको क्लास लगती है। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फुल डिटेल के साथ हम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O के क्रिस्टली को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैसों की प्रकृति क्या होती है। क्या केवल वो SO2 अम्लीय होती है, क्या वह SO2 और SO3 क्षारीय होती है, कि SO2 और SO3 अम्लीय होती है, कि केवल O2 उदासीन होती है। अब देखिए है क्या, फेरस सल्फेट है। बनता क्या है, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो जो फेरस सल्फेट होता है मतलब FeSO4 क्या होता है, SO4 हमारा है, और इसको मतलब इसका पूरा होता है 7H2O। क्या होता है, 7H2O। तो जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, पहली बार जब गर्म करते हैं तो ये टूटता किस में है, तो ये आपका हो जाता है, पानी आपका अलग हो जाएगा, मतलब आपका कुछ इस प्रकार से टूटेगा। तो ये आपका फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस H2O आपका अलग हो जाता है। 7H2O जो है आपका अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर जब हम दूसरी बार जो ये फेरस सल्फेट है इसको जब हम गर्म करते हैं, तो जब फिर दूसरी बार Fe जो SO4 है इसको हम जब गर्म करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा। देखिए इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका FeSO4 फेरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। क्या बनेगा, SO3 बनेगा, और प्लस आपका SO2 बनेगा, और प्लस आपका SO3 बनेगा। क्या होगा, SO3 बनेगा। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो अब देखिए ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये आपके दोनों क्या होंगे, गैस फॉर्म में रहेंगे। किस में रहेंगे, तो ये भी आपका गैस फॉर्म रहेगा और ये भी आपका गैस फॉर्म में रहेगा। और किस प्रकार से होगा, तो अम्लीय होगा। कैसा होगा, दोनों ही अम्लीय होगा। तो अब ऑप्शन आप लगा लीजिए, देखिए कौन सा होगा। ये दोनों आपके अम्लीय होंगे और सॉलिड आपके गैस फॉर्म में होंगे। तो SO2 SO3 अम्लीय फॉर्म में होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए कभी भी फेरस जो सल्फेट होता है इसको गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट और H2O हमारा अलग हो जाता है, जल अलग होता है। दूसरे कंडीशन में जब फिर गर्म करते हैं तो फेरिस सल्फेट बनता है, जो कि ये सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में होगा, और ये वाला क्या होगा, गैस अवस्था में होगा और अम्लीय होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शन है, क्षारीय वाला, ये क्षारीय वाला आपका गलत हो जाएगा। कैसा होगा, ये अम्लीय होता है, बन जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, फिर भी मैं आपको छोटे से डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ कि देखिए ये कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए आपका अभिलंब है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सघन माध्यम है, क्या है आपका, ये सघन है। सघन का देखिए मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, अपने देसी भाषा में समझिए कि जो घना हो, जहाँ पर घनी आबादी हो, उसको सघन बोला जाता है। सघन का मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए कहीं पर खुला है, कहीं पर घर बना है, तो अगर आप घर में घुसेंगे तो अगर घर का गेट लगा है तो आप घुस जाएंगे, नहीं घुसेंगे, नहीं घुस पाएंगे। वहां पर आपको मशक्कत करना पड़ेगा, गेट तोड़ना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा, तब तो आप घर में घुसेंगे। तो वहां पर ताकत लगती है। और विरल माध्यम समझ जाइए, विरल आपका क्या होता है, विरल यानी कुछ भी नहीं है। विरल माध्यम यानी वहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप खट से घुस जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो वही सेम चीज है। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम मतलब ऊपर से आती है, तो ये ऊपर से अगर कोई आ रही है, तो जब वो विरल माध्यम यानी नीचे जब आएगी तो क्या होगी भाई, देखिए ऊपर से आ रही है सघन माध्यम, तो कुछ इस प्रकार से आ रही है, तो विरल माध्यम में जब आती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो अभिलंब आपका ये है और इससे क्या हो जाएगा, दूर बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, देखिए गति बढ़ती है और अभिलंब से दूर हटती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कभी गलती होगी, कभी गलती नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए आपका जो सघन माध्यम है क्या होता है, सघन होता है। कैसा होता है, सघन होता है। तो भाई किसी घर में घुसोगे,
घर में घुसोगे तो वहाँ घुस पाओगे? नहीं घुस पाओगे, वहाँ पर मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बिरल है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, हवा है, तो वहाँ पर आप क्या होगे, डायरेक्ट एंट्री कर लोगे। और जैसे मान लीजिए सघन माध्यम में तो आप अगर ताकत भी लगा रहे हो तो जितनी ताकत होगी उतने तो अंदर घुसोगे। अब बिरल में क्या है, जितनी ताकत लगाओगे उतना स्पीड भागोगे। तो वैसे भी अगर सघन से बिरल, ये शब्द थोड़ा कठिन कर देता है, तो सघन से अगर बिरल में जाते हैं तो क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हटेगी और स्पीड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, स्पीड बढ़ेगा तो इनके बीच का जो थीटा एंगल दिया गया है, ये थीटा का मान हमेशा बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के बाद ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे। चलिए अगला देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर हार्मोन जितने भी दिए गए हैं सभी को मैं डिटेल से बताऊंगा, आप अब आंसर देख लीजिए। देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हमारे दिए हैं। ऑक्सिन हार्मोन दिया गया, कौन सा है, ऑक्सिन। पहला हमारा है ऑक्सिन हार्मोन दिया गया है, हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी वही होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, ऑक्सिन ये आपका हार्मोन, ये हार्मोन्स आपका करता क्या है, ग्रोथ बढ़ाता है, पेड़ पौधों की ये ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा आपका क्या दिया गया है, तो अगर आप दूसरा देखेंगे, देखिए इसी का अपोजिट होता है एब्सेसिक एसिड होता है। क्या होता है, एब्सिसिक, ये आपका जो होता है ये आपका एब्सिसिक जो होता है, एब्सेसिक एसिड जो होता है क्या करता है, एसिड जो होता है ये आपका ग्रोथ को रोकता है। क्या करता है, तो जो ग्रोथ होता है, पेड़ पौधों में ग्रोथ होता है उसको रोकता है। क्या करता है, रोकता है। तो आपको दो ऑप्शन पता चल गया कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे, मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए लिख दिया ताकि आपको यहाँ से पता चले कि ग्रोथ बढ़ाता है, इसको लिख लीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ाता है, और ये ग्रोथ को रोकता है। क्या करता है, ये ग्रोथ को रोकता है। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला देखिए साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन आपका क्या करता है, अगर आपसे पता चले तो जिब्रेलिन आपका जो होता है ये लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, जिब्रेलिन जो होता है, जिब रे क्या है, लिन। ठीक है, जिब्रेलिन आपका जो है ये क्या करता है, तो ये लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है, लंबाई को ये बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप सभी के बारे में पता है तो वैसे भी आपको पता है कि ऑक्सिन ये आपका ग्रोथ बढ़ाएगा, ये ग्रोथ को रोकेगा। ये जिब्रेलिन आपका क्या दिया गया है कि भाई ये लंबाई बढ़ाएगा, तो एक ही तो ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो साइटोकाइनिन जो होता है क्या करता है, ये जो हमारा दिया है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये आपका क्या करता है, तो जो साइटोकाइनिन होता है ये आपका कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, तो आपको याद रखना है, कोशिका का विभाजन करता है, जिसको क्या बोला जाएगा, मियोटिस बोला जाएगा। ठीक है, कोशिका का विभाजन करता है और मायोटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोटोसिस। आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा, मायोटोसिस बोला जाता है। ठीक है, देखिए तो अब आपको पता चल गया, ऑक्सिन जो होता है ग्रोथ बढ़ाता है, देखिए पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। एब्सेसिक उसको रोकता है, भाई पेड़ पौधे एक समय बहुत बड़े हो जाएंगे तो उसको रोकना भी तो जरूरी है, तो रोकता कौन है, एब्सेसिक एसिड रोकता है। लंबाई कौन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ाता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका का विभाजन। जो पेड़ पौधे मोटे होंगे, जब तक कोशिका का विभाजन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, तो उनकी शाखाएं नहीं बढ़ेंगी, उसका मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो पेड़ पौधा विकास नहीं होगा। तो ये साइटोकाइनिन करता है। कौन करता है, साइटोकाइनिन। उम्मीद करते हैं ये आपका बहुत प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा देखिए क्वेश्चन हमारा, दी रासायनिक अभिक्रिया में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पर दिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको ना दिख रहा होगा, एक्स एफ ई दिया है, एफ ई प्लस बाई आपका H2O यानी जल है, H2O, और ये आपका कुछ इस प्रकार से है, आपका दिया है फिर Fe3O4 दिया है और प्लस 4H2 क्या है, 4H8 दिया है। यहाँ पर x और y के स्थान पर क्या आएगा, बैलेंसिंग आपको सेट करना है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप पकड़ सकते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, आप सीधा देखिए कि यहाँ पर Fe दिया है, क्या दिया है, Fe दिया है, और यहाँ कहीं पर Fe दिख रहा है, हाँ यहाँ पर Fe दिख रहा है। यहाँ पर देखिए Fe यानी आयरन कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे Fe3 है, यानी आयरन कितना है, 3 है। भाई यहाँ और कहीं आयरन है ही नहीं, यहाँ पर भी आयरन कहीं नहीं है, सिर्फ Fe यहीं बस है, तो कितना होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, x इक्वल टू आपका 3 हो गया।
उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यहाँ H2O देखिए, अब हमको H2O तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर H2O में H2 दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है, सिर्फ एक को पकड़ना है, ऑक्सीजन को भी पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए H2O में आपका यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन है, अगर आप देखेंगे H2O में तो 2 लिखा लगा ही है, तो यहाँ पर भी H2O है, लेकिन लगा कितना है, 4 लिखा है, तो बाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बाई बराबर आपका 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। x बराबर 3 और y बराबर 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर आपको O से भी सेटिस्फाई करना है तो O भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ O दिया है और यहाँ पर O का 4 दिया गया है और O कहीं पर नहीं है ऑक्सीजन, तो ये हमारा 4 अगर y बराबर 4 रखते हैं तो इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको किसी भी एक को पकड़ना है और इस प्रकार से सॉल्व करना, तो बैलेंसिंग विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाती है। इनको टीचर थोड़ा हाई फाई बता देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। बैलेंसिंग का मतलब जो जितने इधर हैं उतने इधर होना चाहिए, सीधी सी बात, समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि आपके भाई जितने परिवार में फैमिली इधर हैं, तो अगर मान लीजिए अगर टोटल लोग कहीं दूसरे घर में जा रहे हैं तो उतने ही लोग होने चाहिए, मतलब आपकी फैमिली में। ऐसा नहीं कि उधर जाने पर एक आध दो फैमिली का मेंबर बढ़ जाए। अब हाँ, रिश्तेदार बढ़ जाए तो अलग बात है, मेंबर बस उतने ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वाट की लाइट से जोड़ा गया, वह 5 एम्पियर की धारा लेता है और हीटर की शक्ति यानी पावर, शक्ति निकालना है और 2 घंटे में खपत की गई ऊर्जा क्या होगी। अब इसमें बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल में फंसते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो है। देखिए यहाँ पर शक्ति बराबर, जब पेपर चला था मैंने बताया था, पावर बराबर आपका होता है V मतलब वोल्ट इंटू आई, भी इंटू आई होता है, क्या होता है, भी इंटू आई। तो यहाँ पर वोल्ट कितना ले रहा है, देखिए 220 वाट, तो हमारा भी दिया है 220 वाट, कितना है 220 वाट है। आई यानी हमारी धारा कितनी है, तो देखिए 5 एम्पियर चल रही है, कितनी धारा है 5 एम्पियर हमारी धारा चल रही है, यही दिया है 5 एम्पियर। तो हम शक्ति पहले निकाल लेते हैं, पी बराबर हमारा हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 पंचे 110 होता है, तो आपका 110 होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1100 वाट आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 1100 वाट। लेकिन हमको निकालना क्या है, एनर्जी भी निकालना है। तो 1100 देखिए यहाँ पर भी है, ये तो ये 2 ऑप्शन तक कट गए, 1100 वाले ये 2 ऑप्शन आ गए। अब ए और ए दिया गया है तो हमको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, एनर्जी इक्वल्स टू आपका कितना होता है, एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी होता है, क्या होता है P इंटू टी होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, जितना पावर है कितने समय के लिए चला, ठीक है। याद रखिएगा, ये फार्मूले हैं, इनको याद रखना आपका कर्तव्य है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला है, बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, ठीक है। ई इक्वल्स टू पी टी होता है। अब देखिए आपका पी कितना आ गया, 1100 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका 1100 है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, टी हमारा कितना है, टी देखिए समय कितना 2 घंटे के लिए, तो ये 2 घंटे से मल्टीप्लाई, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 2200, ये आपका 2200 आ जाएगा वॉट हावर्स। कितना आ गया, ये वॉट हावर्स। देखिए इसकी यूनिट कितनी थी, वॉट थी, 1 हावर्स में तो वाट हावर्स हो गया। अब एक देखिए 1 वॉट हावर्स, 1 वाट नहीं 1000 होता है, ठीक है। 1000 वाट हावर्स इक्वल्स टू आपका होता है 1 किलो वाट हावर्स होता है, कितना होता है 1 किलो वाट हावर्स। तो हमारा 2200 वाट हावर्स है, हमको किलो वाट हावर्स में जाना, किलो वाट हावर दिया है, तो इसको आप क्या करिए 2200 को अपॉन 100 कर, आपका 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2.2 आपका आ जाएगा किलो वाट हावर्स। कितना आ जाएगा किलो वाट हावर्स। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए 1100 वाला होगा, 1100 दिया है और 2.2 किलोवाट हावर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। बस यूनिट याद रखना है कि 1000 वाट हावर्स इक्वल टू होता है 1 किलो वाट हावर्स होता है, ठीक है। तो 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे, हालांकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता इसको, देखिए बहुत से लोग इसको ऐसा ही बताते हैं, डायरेक्ट आपका करेंगे तो यूनिट बता देंगे, ये आपका 2.2 किलो वाट हावर्स यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन मैंने आपको हट के अलग से बताया है ताकि आपको एक भी सेकंड का कंफ्यूजन ना रहे और कहीं भी आप ना फंसें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लेटेस्ट ग्रुप डी का 2026 का क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HO3 मतलब नाइट्रिक जो अम्ल है का अनुपात क्या होता है। अब एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया का काम क्या है, क्यों बनाया जाता है, बहुत फेमस है। देखिए एक्वारेजिया जो होता है आपका HCl, क्या होता है HCl और किसका घोल होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक का, है ना, ये दोनों होता है। लेकिन कितने कितने रेशियो में होता है इसको याद रखिएगा। देखिए इसको मैं किस प्रकार से आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि HCl में कितना अंक है,
3 अंक है, तो आप इसको 3 रेशियो रखिए, ठीक है। और इसको रहने दीजिए, इसका 1 रेशियो, क्या होगा 1 रेशियो, 3 रेशियो 1 में होता है। कैसे, देखिए भाई HCl में कितना होता है 3, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जितना दिया गया है उतना लेना है, 4 इसको नहीं रखना है भाई, 3 होता है HCl का और इसमें कितने हैं 4, तो 3 को 4 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, तो 3 रेशियो 1 होता है। 1 रेशियो 3 मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, आपका रेशियो होता है 3 रेशियो 1। कैसे याद रखेंगे भाई, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसमें कितने अंक हैं 3 अंक है, 3 रखिए। इसमें कितने हैं 4 अंक हैं, इसमें 4 है, 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 रेशियो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिक समझ में आती है ठीक है, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। अब देखिए ये करता क्या है, जो एक्वा रेजिया होता है क्या करता है, जो गोल्ड और प्लेटिनम होता है आपका, क्या होता है गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम को डिसॉल्व करता है, मतलब उनको घोलता है, क्या करता है घोलता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये इसका काम क्या है एक्वा रेजिया का, तो ये जो गोल्ड सोना होता है, प्लेटिनम होता है, इनको घोलने का काम किया जाता है, क्या किया जाता है एक्वा रेजिया में घोलने का। तो HCl HONO3 इनका रेशियो कितना होता है 3 रेशियो 1 होता है, गलती मत करिएगा 1 रेशियो 3 बहुत से लोग लगाते हैं और गलत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए दिया है हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए हाइड्रा में क्या होता है, तो जो आपका हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होता है, इसमें कहीं से भी मतलब छोटे छोटे इसमें अंग होते हैं, क्या होते हैं इसके छोटे छोटे भाग होते हैं, ये समझ लीजिए इसके छोटे छोटे भाग होते हैं, आपके छोटे छोटे भाग होते हैं और यही आगे चल के न्यू जीव बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं ये जीव यानी न्यू जीव बन जाते हैं, मतलब इसके जितने भी छोटे छोटे भाग होंगे और यही न्यू जीव बन जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है मुकुलन, क्या बोला जाता है आपका मुकुलन होगा, इस विधि को मुकुलन बोला जाता है। मुकुलन या तो कभी कभी इंग्लिश में भी बोल देता है, तो आपको बडिंग भी याद रखना है, क्या करना है तो बडिंग भी आपको याद रखना है, नहीं तो कभी कभी देखिए मुकुलन आपको पता है लेकिन इंग्लिश में बडिंग दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे बडिंग भी आपको याद रखेगा। तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में मुकुलन और बडिंग विधि होती है, ठीक है। तो इंग्लिश भी याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है, क्या होता है बडिंग या मुकुलन, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो जितने भी छोटे छोटे भाग होते हैं वो सभी नए जीव बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं सभी नए जीव बन जाते हैं। इसमें कहीं से भी अगर कट लगता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट आगे चल के न्यू जीव बन जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा मुकुलन या बडिंग बोला जाता है। किसमें होता है हाइड्रा में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी। देखिए इसमें थोड़ा आपका जगह नहीं है, इसलिए मान लीजिए समझ जाइए कि यहाँ पर आपका एक मिरर मतलब यहाँ पर आपका दर्पण रखा हुआ है, कहाँ पर ये आपका दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कुछ दर्पण रखेगा, ठीक है। अब देखिए दर्पण जब रखते हैं तो यहाँ पर वक्रता, यहाँ पर फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की दूरी हो गई और ये आपका अनंत हो गया। तो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है कि वस्तु को अगर यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर वस्तु को मतलब वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब इसका हमेशा बनेगा कहाँ पर फोकस पर बनता है, ये रूल ही होता है। मतलब यहाँ से जाएंगे तो वस्तु इधर की ओर बनेगी, तो अगर अनंत पर है तो वस्तु कहाँ पर बनेगी F पर बनेगी और ना के बराबर क्या होगी छोटा, बहुत मतलब छोटा ना के बराबर बनेगी, छोटा वास्तविक, वास्तविक और कैसी बनती है वास्तविक और उल्टा बनती है, कैसा बनती है उल्टा बनती है, ठीक है। अब देखिए जब हम थोड़ा इधर खसकेंगे तो अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु हमारी अनंत में और वक्रता केंद्र C पर होगी तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब इधर खिसकेगा। अभी फोकस पर बना तब फोकस और C पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी तो ये C और F के बीच में बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा ये भी छोटा ही रहेगा, छोटा बनेगा पर उससे बड़ा रहेगा, क्या होगा छोटा बनेगा, ये भी सेम ही रहेगा पर बिंदु आकार नहीं रहेगा, ये इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो छोटा है तो छोटा, ये बहुत छोटा बनेगा, ये इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र कहाँ पर बनेगा, ये इन दोनों के बीच में बनेगा। अब जब C पर बनता है C, देखिए जब वस्तु को अभी हमने यहाँ पर रखा, अब वस्तु को जब हम यहाँ पर ले जाएंगे C पर, तो C पर ले जाएंगे, देखिए अभी इन दोनों के बीच में बन रहा था, तो C पर जब ले जाएंगे तो इसी पर बनता है, तो C वाला C पर मतलब वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर, और ये आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और समान बनता है,
समान यानी वस्तु के आकार का बनेगा, सेम साइज का बनता है। तो देखिए यही तो पूछ रहा है, वक्रता केंद्र पर समान आकार का और वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे भी देख लेते हैं, जब वक्रता केंद्र और फोकस पर रखेंगे यानी सी और एफ के जब बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी यहाँ पर बना तो प्रतिबिंब अब इधर खिसकेगा तो सी और इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो आपका इन्फिनिटी और सी के बीच में अब क्या होगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। अब समान था, अब बड़ा बनेगा, वास्तविक ही रहेगा, वास्तविक यानी रियल रहेगा, और आपका क्या होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। एक अब कंडीशन आएगी जब आपको इस फोकस पर रखेंगे, कौन सा, ये जब हम फोकस पर रखेंगे तो वस्तु कहां पर बनेगी आपकी, अनंत पर बनेगी। देखिए हमने जब वस्तु को अनंत पर रखा तो फोकस पर, अब फोकस पर रखेंगे तो वस्तु अनंत पर बनेगी। तो वस्तु अनंत पर बनेगी, सेम यही चीज रहेगा, बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। सबसे लास्ट कंडीशन होती है कि जब वस्तु को हम यहाँ फोकस, अब यहाँ पर आपका पोल होता है, क्या होता है, पोल। जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं तो वस्तु अब हमारा जब यहाँ पर अगर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा उस पार, मिरर के उस पार बनता है। तो देखिए जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो वस्तु हमारी क्या बनेगी, मिरर के अपोजिट बनती है। क्या होती है, मिरर के अपोजिट बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, काल्पनिक बनेगी, काल्पनिक बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है। यही एक कंडीशन है और बच्चों को यही रटाते हैं। देखिए कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंडीशन है। इसको आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन, ये आपकी छठवीं कंडीशन। पहली कंडीशन अनंत पर बनेगा तो फोकस पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र पर तो इधर खिसकेगा, फिर वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र फोकस पर। तो इन दोनों के बीच में जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। अब देखिए जब फोकस और पोल के बीच में तो मिरर के उस पार, लेकिन वो काल्पनिक हो जाएगी। देखिए 5 कंडीशन में वास्तविक ही रहेगा, उल्टा रहेगा, लेकिन लास्ट कंडीशन जो होती है पोल में जब जाती है तो काल्पनिक, सीधी और बड़ी बनती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा लगता है कि इसको और डिटेल से अच्छे से समझाइए एक एक पॉइंट को, तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि हर पेपर में पूछा जाता है और बच्चों को रटाया जाता है और बच्चों से गलती होती है। मैं एकदम सरल भाषा में बता दूंगा, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंध मतलब कोवलेंट मौजूद होते हैं। अब एक चीज देखिए, C2H6 दिया गया है, अब आपको खुद ही हिंट दे रहा है कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट यानी सहसंयोजी बंध बन रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, इनमें टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे। तो भाई C2 दिया है, तो C2 में C और C के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, तो C के बीच में बनेगा एक बॉन्ड। कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखिए C के बीच में, क्योंकि C के बाहतम मतलब कार्बन के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक एक हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। दूसरा होता है H6। अब H6 है तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने कोवलेंट बनाएंगे, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन में कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड आपके हो जाएंगे 1 + 6 मिलाकर टोटल 7 बॉन्ड बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर कितना आने वाला है, 7 टोटल बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड, 7। देखिए कैसे, तो देखिए C के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 6। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बनेंगे, 6, क्योंकि ये जुड़ेंगे तो कार्बन से ही जुड़ेंगे ना। तो कितने बॉन्ड बनेंगे, टोटल 6। तो कितने हो गए, टोटल 6 और +1 मिलाकर 7, टोटल 7 बॉन्ड आपके बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत या ओजोन लेयर के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा CFC। कौन सी होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी होती है, क्लोरो, आप लोग जानते होंगे, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है। कौन सी होती है, कार्बन होती है। ठीक है, ये आपकी गैस होती है। किसमें पाई जाती है, तो ये आपके जो शीतलक वाले पदार्थ होते हैं उसमें पाई जाती है, जैसे फ्रिज व्रिज में पाई जाती थी। तो आपका राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। और ये क्या करता है, तो ये आपका जो ओजोन परत है उसका क्षरण करता है। ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाएगा तो जो उसकी पराबैंगनी किरण आती है तो हमारे डायरेक्ट बॉडी पर पड़ेंगी, और बॉडी में बहुत सारे मर्ज होते हैं, जो स्किन कैंसर है, इस प्रकार के मर्ज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये क्या करती है, जो CFC होती है ये ओजोन परत का क्षरण करती है। अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो क्या है, सीधे हमारी जो पराबैंगनी किरण है वो सीधे हमारी धरती पर आएंगी और हम लोगों को नुकसान करेंगी। ठीक है, तो ये आपका CFC होगा राइट आंसर। तो
इस प्रकार टोटल जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हुए थे 10 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से एकदम डिटेल से पढ़े हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस प्रकार से आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम एक प्यारा सा कमेंट जरूर करा करें। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए। आप जहां पर जाके पैड में पढ़ रहे हैं आपको मैं उससे बेहतर देने की कोशिश करूंगा और सबसे सरल और आपके भाई के जैसे पढ़ाऊंगा। तो आप लोग एक कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई मन में डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।